क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो समाज का, पूरी तरह से संकटग्रस्त है। देश तो आजाद हुए कितने वर्ष हो गए, 1947 से लेकर के 75, 73 टू जितना भी हुआ। भगत सिंह और उनके साथी किस बात के लिए शहीद हुए? वो कैसे भारत का निर्माण चाहते थे? वो कैसे भारत का उनका सपना क्या था? वो भुला दिया गया, लोगों के दिमाग से हटा दिया गया। और ये कोई अभी नहीं, अभी भी वो जारी है प्रक्रिया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज तक एक बात समझाई गई देश के लोगों को कि अब देश आज़ाद हो चुका है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सपना पूरा हो गया है। अब किसी को न इनकलाब जिंदाबाद कहने की ज़रूरत है, न कोई आंदोलन की ज़रूरत है। किसान अपने खेतों में काम करें, मजदूर अपने फैक्ट्रियों में, खेतों में काम करें, महिलाएं अपने घरों में काम करें। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो यहाँ असली देश की दुर्दशा करने के जिम्मेदार थे वो यहाँ से चले गए हैं, खदेड़ दिए गए हैं। अब भारत के लोगों का शासन है। इस बात को भगत सिंह बहुत पहले समझते थे कि ऐसा होगा। इसलिए जब भगत सिंह आरंभ में महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़े, असहयोग आंदोलन में, तो उस वक्त उन्होंने भी भारत माता की जय बुलाई, वंदे मातरम किया। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? आज हम कहते हैं कि हम इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। भारत माता की जय में क्या तकलीफ है हमें? और भगत सिंह को क्या तकलीफ थी? वंदे मातरम में क्या तकलीफ थी? तकलीफ है। ये बात बड़ी गोलमोल बात है। भगत सिंह ने सोचा, भगत सिंह और उनके साथियों ने एक बात सोचा कि जब वो गांधी, नेहरू, बिरला, टाटा, देश के पूंजीपति और मजदूर सब इकट्ठा होकर के भारत माता की जय बोलते हैं, तो भगत सिंह ने सोचा भी ये कैसे हो सकता है कि जो शोषण करता है, जो लूटता है लोगों की मेहनत को, उसका और लूटने वालों का, दोनों का एक ही नारा है, एक ही उद्घोष है, भारत माता की जय। आज भी अडानी, अंबानी भारत माता की जय बोलते हैं, मजदूर भी भारत माता की जय बोलता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जब अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और उसकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर दोनों इकट्ठा होकर के भारत माता की जय बोलेंगे, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अडानी, अंबानी और मजदूर भाई भाई, अडानी, अंबानी, मजदूर, किसान भाई भाई। इसका अर्थ ये होता है। तो आप समझिए बात को। ये नारे, प्रत्येक नारे का कुछ अर्थ है। जब हम सामूहिक रूप से जो लोग नारा लगाते हैं तो वो अपने उद्देश्य को, अपने किसी लक्ष्य को जाहिर करते हैं, अपने किसी मन की बात को जाहिर करते हैं। और इकट्ठा होकर के जो लगाते हैं, इसका मतलब वो सारा एक समूह है, उसमें कोई आपस में दरार नहीं है। क्या आप सोचेंगे इस बात को कि भगत सिंह ने कितना यंग एज में इस बात को समझ लिया कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये अपने आप में ठीक है, हम इनका विरोध नहीं करेंगे, लगाएं जिनको लगाना है, जो अचेत हैं, पर हम कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है शोषकों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ एकताबद्ध होकर के संघर्ष छेड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। ये अडानी, अंबानी भाई भाई, इससे अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जो लोग, अब देखिए, जो लोग एक ही सांस में कहते हैं भारत माता की जय और साथ में दूसरी बार के इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि वो बिल्कुल उनके दिमाग पे ताला लगा हुआ, वो कुछ सोचते नहीं है क्या कह रहे हैं हम। ये अंतर विरोधी बातें हैं। एक टाइम में तो इसका कुछ अर्थ था भी भारत माता की जय का, जब अंग्रेजों का राज था, पर आज तो बिल्कुल ही इसका अर्थ नहीं है।
आज का तो मतलब है कि शोषक शोषित भाई भाई, अत्याचार करने वाला और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दोनों इकट्ठे मिलकर के एक ही नारा लगाएंगे। इसका मतलब है दोनों भाई भाई। हम भाई भाई नहीं, मजदूर और मालिक भाई भाई नहीं है। लेकिन भारत माता की जय मालिक और मजदूर को भाई भाई बना देता है। इसलिए भगत सिंह ने सन 1928 में 8-9 सितंबर को जो फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में मीटिंग हुई, जब पार्टी का नाम बदल के उन्होंने HSRA रखा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ रखा, उसमें इस बात को रखा और वहाँ सबसे पहले उनका इनकलाब जिंदाबाद नारा वहाँ से चलता है। इनकलाब जिंदाबाद की वो व्याख्या करते हैं कि इनकलाब का मतलब क्या है। इनकलाब का मतलब, भगत सिंह ने उस वक्त कहा था कि इनकलाब का मतलब क्या है कि दो पड़ाव हैं इसके, दो बात हैं। एक तो अंग्रेजों को यहाँ से बलपूर्वक खदेड़ना, दूसरी बात खदेड़ करके मजदूरों किसानों का शासन होगा और ये शासन इस देश में समाजवाद की स्थापना की तरफ बढ़ेगा। इसमें भी संघर्ष होगा और देश में समाजवाद होगा। समाजवाद का मतलब क्या है कि जितना भी देश की संपदा है, जितने देश के कारखाने हैं, देश की ज़मीनें हैं, देश की खाने हैं, खदानें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वो सब पूरे देश की प्रॉपर्टी होंगी, पूरे समाज की प्रॉपर्टी होंगे। ये था उनका सपना और कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। आज मजदूरों का शोषण होता है कारखानों में, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग करते हैं, उनके मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे संभव है कि कोरोना काल में एक साल में जिसका करनैल सिंह जिक्र कर रहे थे, अडानी की एक साल की जो इनकम है 3,771 अरब रुपए, 3,771 अरब, करोड़ नहीं अरब, मतलब गिनती भूल जाइए आप। अगर किसी मशीन को भी लगाओगे इसको गिनने में, अगर इतने नोट 1-1 रुपए के हैं, अगर आप गिनते में लगाओगे तो इसमें आप समझ नहीं सकते, इसको गिनना संभव नहीं है। आसमान में इतने तारे नहीं हैं, इतना टाइम लगेगा इसको। तो ऐसा जो समाज बना है जिसमें मालिक है, मजदूर हैं, शोषक हैं, शोषित हैं, मानव द्वारा मानव का शोषण है, सामाजिक अन्याय है, आर्थिक अन्याय है, और हद की बात तो ये है, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट के सेशन में भाजपा का एक MP वो पार्लियामेंट के अंदर कहता है कि हमें पूंजीपतियों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमें रोजगार देते हैं, वो हमें कारखानों में काम देते हैं मजदूरों को, हमें पूंजीपतियों की पूजा करनी चाहिए। ये है पार्लियामेंट के अंदर भाषण है। भगत सिंह ने क्या कहा कि पूंजीपति बने कैसे पूंजीपति, उनके पास इतनी अथाह संपत्ति आती कैसे है, वो काम देने के जरिए ही आती है। मजदूरों को काम देकर के उनका शोषण होता है। अगर वहां वो 12 घंटे 10 घंटे काम करते हैं तो अपने लिए 3 ही घंटे काम करते हैं, 4 ही घंटे काम करते हैं, बाकी का जो टाइम है उसके तिजोरियां भरने में लगता है, जो मूल्य पैदा करते हैं वो। भगत सिंह ने इसको भांप लिया था, जान लिया था। मुनाफे का स्रोत क्या है? क्या मुनाफा आसमान से आता है? कहां से पड़ता है पूंजीपतियों का मुनाफा? हर साल मुनाफे पे मुनाफे, ये मुनाफा आता कहां से? इसका स्रोत क्या है? क्या वो खुद मेहनत करते हैं? अडानी अंबानी को तो ये नहीं पता कि तेरी कितनी प्रॉपर्टी कहां कहां है, उसके तो मैनेजर सैलरीड पर्सन है सब। ये मानव द्वारा मानव का जब शोषण की बात कहते हैं तो जिनके पास ऑलरेडी उत्पादन के साधन हैं और जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, जो अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिए मजबूर हैं, उनका ही खाल उधेड़ी जाती है वहाँ, उनसे मुनाफा निकलता है और मजदूर को समझाया जाता है तेरे लिए कारखाना चला रखा है इसने। ये लोग मजदूरों को समझाते हैं ये कारखाना तो इन्होंने तुम्हारे लिए चला रखा है, तुम तो भूखे मर जाते। अगर ये कारखाने ना चलाते, इनके कारखाने ना होते तो तुम तो भूखे मरते, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं अपना। अरे प्रश्न तो यही है, हमारे पास अपना क्यों नहीं, और इनके पास ये इकट्ठा कैसे हो गया? यही तो बात। इसी को तो गैर बराबरी को दूर करने के लिए भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहा।
आज बड़े बड़े नेता लोग इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, साथ में भारत माता की जय। उनको कुछ पता नहीं कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। यानी कि निरर्थक बात। उनको जैसे कोई गाने की धुन है या कुछ बजाना है, एक बार इनकलाब जिंदाबाद बोल दिया, एक बार भारत माता की जय बोल दिया, हो गया। तुम्हें ना इसका पता ना इसका पता, इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है। यह स्थिति है, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं ये लोग। आज तो दावेदारी पेश कर दी पंजाब में तो कि हम भगत सिंह के वारिस हैं, भगत सिंह के वारिस हम आए हैं। एक नई सरकार आई है, वो कहते हैं भगत सिंह के वारिस हैं हम। पहले दिल्ली में इनकलाब कर दिया, अब पंजाब में कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा में, और फिर सारे देश में इनकलाब कर देंगे और भगत सिंह का सपना पूरा कर देंगे। यानी कि भगत सिंह का सपना पूरा होना अब शुरू हुआ है, इनसे शुरू हुआ है। इससे पहले वाले भी यही कहते रहे, यही कहते रहे। और जब 10 साल हो जाएंगे, लोगों को फिर पता चलेगा कि ये भी ठग निकले, क्योंकि ये भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद साइड साइड दोनों बोलते हैं। बात करते हैं मजदूरों की, राज्यसभा में भेजते हैं इंडस्ट्रियलिस्टों को, उद्योगपतियों को, सेठों को, जो पैसा देते हैं चुनाव के लिए। बात करते हैं अम्बेडकर की कि एक तरफ अम्बेडकर का फोटो लगेगा, एक तरफ भगत सिंह का लगेगा। कोई दलित नहीं भेजा राज्यसभा में, वहां सारे सेठ भेज रखे हैं। लेकिन आंख में धूल झोंकने के लिए इनको भगत सिंह भी चाहिए, इनको अम्बेडकर भी चाहिए, क्योंकि आंख में धूल झोंक करके ही सेवा की जा सकती है देश की, इनके मुताबिक। मोदी जी भी कहते हैं मैं तो 24 घंटे सेवा करने में लगा हूं, मेरा तो सारा ध्यान गरीबों पर है। और उसके मंत्री कहते हैं लोकसभा में कि तुम जो है क्या पूजा करो पूंजीपतियों की। ये है गरीबों के लिए ध्यान। इसलिए साथियों, आज एक गंभीर दिवस है हमारे लिए। जितना भी मजदूर वर्ग है, किसान है, शोषित है, पीड़ित है, उस सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। उनको समझना चाहिए कि हमें हमारा रास्ता क्या है। क्या कांग्रेस ने हमारे लिए मुक्ति दे दी, हमारे जीवन में कुछ सुधार किया? क्या उसके बाद जनता पार्टी आई, उसने कुछ किया? हमने देखा है जनता पार्टी के टाइम में इंदिरा गांधी की भी जो चुनाव गिनती चल रही थी, ये जनवरी 1977 की बात है। मैं खुद ट्रांजिस्टर के पास कान लगा के सुन रहा था, और जब सुना कि इंदिरा गांधी इतने मतों से पीछे चल रही है, चौधरी बंसीलाल इतने मतों से पीछे चल रहे हैं, संजय गांधी इतने मतों से पीछे चल रहे हैं, और वो हार गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी हार सकते हैं। जनता मतलब ये सोचते थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है। जनता पार्टी आ गई, क्योंकि ये सोच लिया लोगों ने कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं इतने दिन से, एक नया बदलाव की जरूरत है। और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति से आई थी जनता पार्टी। देश में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, सिर्फ अधूरी क्रांति नहीं, मात्र क्रांति नहीं, बल्कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के जरिए जो सरकार आई वो 2.5 साल में चली गई, दोबारा फिर इंदिरा गांधी आ गई। उग्रवाद शुरू हो गया पंजाब में, भिंडरावाले का जन्म हो गया, हिंदू सिख हो गया वहां। कितना हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। हत्या के बाद में दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, सड़कों पे अपमान हुआ, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, प्रोफेसरों का, जजों का। और जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तो इतने संसद सदस्य बने उनके कि जवाहरलाल नेहरू के भी नहीं बने थे, इंदिरा गांधी के भी नहीं बने थे। मतलब मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूं कि आज एक बात कही जाती है, मोदी जी एक बात को बहुत दोहराते हैं, भाजपा वाले बहुत दोहराते हैं, आज कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितना अत्याचार है। 2 दिन हुए हैं पेट्रोल डीजल के रेट 80-80 पैसे करके 1 रुपया 60 पैसे बढ़ा दिए, डीजल जो गैस सिलेंडर है 50 रुपये बढ़ा दिए। और टीवी पे बहस होती है तो उनके लोग ये कहते हैं कि लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे को जिताया। देखो उत्तर प्रदेश में हमारे को जिताया। अगर लोग हमारे से खुश ना होते तो कैसे जीतते हम? हमें समर्थन मिला है।
जब 2002 में गोधरा कांड के रिएक्शन में हजारों मुसलमानों की वहाँ हत्या कर दी, मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, और उसके बाद फिर और ज़्यादा बहुमत से आए, तो ये दावा करते हैं कि अगर हमने जुल्म किया होता तो हम दोबारा इतने बहुमत से कैसे आते। मैं इसी बात को कहने के लिए बात उठाई है कि सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में और देश में दोबारा राजीव गांधी बहुत ज़्यादा मतों से जीत के आए, बहुत ज़्यादा सांसद मेजोरिटी आई, तो क्या मान लिया जाए कि लोगों ने पसंद किया था उसको? राजीव गांधी की पोजीशन और नरेंद्र मोदी की पोजीशन 2002 में और सन 1984-85 में क्या ये एक ही नहीं है? इसलिए इसको जो है क्या नाम ये कहना कि जनता समझती है, जनता भावुक होती है, जनता इमोशन में आती है, जज्बाती है, सेंटिमेंटल है। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, बीजेपी, ये सब सेंटिमेंटल बना करके हिंदुत्व उसको करके ही जो है लोगों को जज्बाती करके वोट लेते हैं। आज टारगेट बना दिया है देश के सारे हिंदू लोगों का कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं और इनका इलाज मोदी है। भाजपा ही कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती और कोई नहीं कर सकता, इसका इलाज मोदी के पास है। लोग सोचते हैं कि चलो ना रोजगार मिला, ना ये मिला, ना पर मुसलमानों की तकल ठिकाने लगा दी। ये हम सुनते हैं, ऐसी बातें ओवर हियर करते हैं। हमारे देश की दशा ये पहुंच गई है, हमारे देश की दशा ये पहुंच गई और ऊपर से ये कहते हैं हम तो समदर्शी हैं, सबका साथ सबका विकास, हम सबको एक आंख से देखते हैं, हमारे लिए किसी में कोई असमानता नहीं है। ये झूठ है बात, ये झूठ है बात बिल्कुल। मुसलमानों के प्रति तो सीधा सीधी लिखत में है। ये लोगों का जो वैचारिक बड़ा जो नेता हुआ है वो वीर सावरकर हुआ, जिसको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसको भारत रत्न दीजिए। सावरकर एक टाइम में क्रांतिकारी था, अच्छा था और हिंदू मुसलमानों की एकता की बात करता था। 1857 के जो संग्राम हुआ उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी, बड़ी अच्छी पुस्तक है। भगत सिंह ने भी खुद कहा कि उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सावरकर ने लिखा कि हिंदू मुसलमानों की एकता जो है ना यही देश से अंग्रेजों को भगा सकती है, यही देश से अंग्रेजों को खदेड़ सकती है। ये एकता बनी रहनी चाहिए और जो लोग इस एकता को तोड़ेंगे वो गद्दारी करेंगे। ये सावरकर का है लिखा हुआ। लेकिन जब सावरकर को जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया तो इतना तड़फ गया अंदर, जेल की जीवन सहन नहीं हुआ और माफीनामे पे माफीनामा, माफीनामे पे माफीनामा, माफीनामे, 6 मर्सी पिटीशन डाले कि मुझे माफ कर दो और जो आप कहेंगे वो काम मैं करूंगा। और अंग्रेजों ने उसको माफ किया और उसने क्या काम करना शुरू किया कि इस देश में मुसलमान, ये मुसलमानों का देश नहीं है, वो 2 दर्जे के हैं। ये देश उनका है जिनके देवी देवता, जिनके ईश्वर इस देश की धरती पर पैदा हुए हैं। मतलब राम है, कृष्ण है, जिनके देवी देवता, जिनकी ये पुण्य भूमि है, वही इस देश के असली हकदार हैं, वही इस देश के असली सपूत हैं। जिनके देवी देवता, जिनके अवतार, जिनका ईश्वर यहाँ नहीं पैदा हुआ है, कहीं और पैदा हुआ है, मक्का मदीना में हुआ है या तो यरूशलेम में हुआ है, वो क्रिश्चियन, ईसाई हों या मुसलमान हों, ये उनकी पुण्य भूमि नहीं है। इसलिए वो इस देश के ऊपर अपना ये नहीं कह सकते हम बराबर के नागरिक हैं। ये इनके लिखत में है और ऊपर से कुछ कहीं असल में इस बात को लागू करना चाहते हैं कि मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बनाया जाए, उनको बराबरी का दर्जा ना दिया जाए। अगर गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, 5 किलो अनाज जो फ्री देते हैं वो मुसलमान को भी दे दिया जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में वो 2 दर्जे के नागरिक हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMM पार्टी का चीफ है, वो यूपी में प्रचार करने के लिए आया चुनाव में, तो उसकी कार पे गोली चली थी, कोई भाजपा वर्करों ने चलाई थी। और इसके बाद अमित शाह गृह मंत्री ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को हम सिक्योरिटी देंगे। ओवैसी ने कहा मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से गोली चली है वो वजह दूसरी है। गोली मेरे को बचा नहीं सकती, मेरे को देश का प्रथम दर्जे का नागरिक बनाइए।
मैं मुसलमान हूँ, मेरे को प्रथम दर्जे का नागरिक बनाइए देश का, पहले दर्जे का शहरी बनाइए, सिटीजन बनाइए। ये कितनी बड़ी ये तमाचा है मुंह पे सरकार के कि कोई जेड प्लस सिक्योरिटी की उसको दी जा रही है, वो कहता है मेरे को प्रथम दर्जे का शहरी बनाइए, नागरिक बनाइए, मैं इस देश को अपना कह सकूं। आज मुसलमानों के लिए ये स्थिति पैदा कर दी कि वो इस देश को अपना कह, उनके लिए बहुत ही संकट पैदा कर दिया। कितने रोज रोज खबरें आ रही हैं, कहीं कोई प्रकार का मीट हो, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो भैंस का हो, गाय का है, हत्या कर दिया। तलाशी ले रहे हैं घरों की, फ्रिजों की तलाशी ले रहे हैं, मनमर्जी का सौदा बना लिया है पुलिस ने। उत्तर प्रदेश में तो खासकर मैं कह सकता हूँ ये बात, ये रोज रोज की खबरें हैं। और ऐसी हालत पैदा करके ये हिंदू वोट को अपने पास रखना चाहते हैं बस, यानी कि जैसे कि उनकी यही जरूरत है। हिंदुओं को कोई जो है क्या नाम रोजगार नहीं चाहिए, कोई रोटी नहीं चाहिए, कोई बस उनको तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार चाहिए। जब तक ये होता रहेगा हिंदू लोग भी उठेंगे नहीं, उनका भी शोषण होता रहेगा। ये लोग शोषण करने में किसी को बख्शते नहीं है, शोषण करने के लिए सब बराबर है। किसी फैक्ट्री में अडानी अंबानी अगर हिंदू हैं तो वहाँ अगर मुसलमान मजदूर भी है, वहाँ हिंदू मजदूर भी है, तो दिहाड़ी बराबर है, शोषण बराबर है। वहाँ किसी का अनुशासन में बराबर है। वहाँ ये नहीं कह सकते कोई कि ये हिंदू मजदूर है, ये मेरा भाई है, मेरे धर्म से मेल खाता है, इसकी दिहाड़ी 500 रुपये, ये मुसलमान है, इसकी 350 रुपये। ऐसा तो नहीं है ना देश में। मतलब क्या है, यहाँ तक चली गई बात, यहाँ तक चली गई बात, इसके पीछे आर्थिक कारण है। कर्नाटक में कोई जो है ना क्या नाम 2 साल में एक बार कोई उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव में लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे यहाँ गीता उत्सव मनाया जाता है और स्टॉल लगते हैं, अपने अपने दुकानें लगते हैं। कर्नाटक में भाजपा के वर्करों ने, हिंदू वर्करों ने, बजरंग दल के वर्करों ने क्या किया कि मुसलमान का स्टॉल नहीं लगने देंगे, कोई दुकान मुसलमान नहीं लगा सकेगा, जो भी बेचना है करना है उसको हिंदू ही करेंगे, मुसलमान नहीं कर सकता ये काम। और वहाँ कर दिया ये काम। अभी की खबर है, 22 मार्च को कल से शुरू हुआ है वो मेला, आज भी मेला चल रहा है। गीता उत्सव में अगर यहाँ कहें कि कोई मुसलमान यहाँ अपनी स्टॉल नहीं लगा सकता, अपना सामान नहीं बेच सकता, आप देखिए कहाँ गई बात। और फिर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको हम तो एक आंख से देखते हैं। ये चीज़ बड़ा पाखंड है, बहुत पाखंड है, ये लोग पाखंड कर रहे हैं। और मोदी जी क्योंकि पूंजीपतियों की राजनीति कर रहे हैं, और किसान आंदोलन ने पूरी तरह से पर्दा साफ कर दिया, इनका पर्दाफाश कर दिया। किसान लोग पूरी तरह से सफल हुए हैं ये बात समझाने में कि ये ऊपर 2-4 जो लोग हैं ये उनकी सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, जिनको ये जमीनें पहले दे रहे हैं कि अपने गोदाम बनाओ और कानून बाद में बनाने पेश कर रहे हैं। तो इससे ऊपर क्या सबूत होगा? यानी कि पूरा नंगा कर दिया सरकार को किसान आंदोलन ने कि ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और मजदूरों किसानों को धोखा दे रही है, उनकी आंख में धूल झोंक रही है। ये तो कोई बात रही नहीं। अब इतना नंगा तो कभी कांग्रेस हुई नहीं, जनता पार्टी नहीं हुई, इससे पहले की कोई सरकार इतनी नंगी नहीं हुई जितनी ये नंगी खड़ी होगी कि हम पूंजीपतियों के साथ हैं, जिसके मंत्री बोल रहे हैं कि पूंजीपतियों की पूजा करो। ये तो यहां पहुंचा दिया देश। मैं साथियों माफ़ी चाहता हूं, मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मैं आप इजाज़त दें तो बैठ के बात कर रहा हूँ। इस देश में साथियों जितनी पार्टियां हैं वो सब अपने आप को देशभक्त और लोगों की पार्टियां कहती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं। हमें आज देशभक्ति की बात कोई मायने नहीं रखती। आप ये बताओ देशभक्ति से आपका अर्थ क्या है? आप पूंजीपतियों के साथ हो कि मजदूरों और दलितों के साथ हो, किसानों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, आप किसके साथ हो? आप अडानी अंबानी का घर भरेंगे,
उनके लिए कानून बनाएंगे, उनके लिए नीतियां बनाएंगे और देश को भूखा मारेंगे। और भूखे मरते देश को 5-5 किलो अनाज दे करके आप अपनी वाहवाही लूटोगे और फिर चुनाव में बोलोगे तुमने मेरा नमक खाया तो वोट दीजिए। यानी कि देशभक्ति का अर्थ क्या है? देशभक्ति के पर्दे के अंदर आप किसकी सेवा कर रहे हो? देशभक्ति तो वर्ग भक्ति है। आज किस वर्ग के साथ हो आप मजदूर वर्ग के साथ हो, किसानों के साथ हो, दलितों के साथ हो, कि आप पूंजीपतियों के साथ हो? सीधी सीधी बात ये बताओ। देशभक्ति और ये राष्ट्रवाद और ये फालतू की बकवासबाजी, इसमें मत उलझाओ लोगों को। सारा मजदूर, सारी दुनिया का मजदूर, संपूर्ण दुनिया का मजदूर आपस में भाई है। मार्क्स ने इसकी एकता की बात की है, भगत सिंह ने भी इसकी एकता की बात की थी कि दुनिया भर का मजदूर एक हो और दुनिया भर के पूंजीपतियों के खिलाफ हो। यही बात भगत सिंह की बात थी। इसलिए जो साथी कह रहे हैं कि आज हमारे वहाँ स्टैचू पे कुछ लोग आए शहर के और वो बोलने लगे कि यहाँ तिरंगा झंडा नहीं है, तिरंगा लगाओ, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, ना मेरे को कोई इस बात का गिला है। वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, अपनी समझ के अनुसार कह रहे हैं कि इससे ऊपर क्या है कि तिरंगा झंडे के यहाँ लहराए, इससे ऊपर क्या होगा? वो तो यही सोचते हैं। हमारे साथी ने भी जवाब सही दिया कि भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंध के रहना, दुनिया के मजदूरों एक हो और हर देश का अपना अपना झंडा, तो वो राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर रहना है, राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर रहना है। प्रत्येक देश का अपना झंडा है। प्रत्येक देश दूसरे देश से जो है क्या नाम कोई दुश्मनी रखता है, कोई संबंध रखता है, अच्छा आपस में व्यापार करते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं आपके सामने। ये राष्ट्रवाद के कारण से रूस और यूक्रेन ये युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। हम इसके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर, हम सिर्फ ये कहेंगे कि राष्ट्रवाद के कारण से ये युद्ध हो रहा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध राष्ट्रवाद के कारण से होता है और दुनिया भर के मजदूर एक कभी नहीं हो पाएंगे अगर राष्ट्रवाद की सीमाओं में हम बात करते रहेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब अपने पूंजीपति को सलाम करो, अपने हर देश के मजदूर अपने अपने पूंजीपति को, उसकी सरकारों को सलाम करो। हमारा तिरंगा से हम कोई असम्मान नहीं करते हैं उसका, पर भगत सिंह उससे ऊंचा है, हम ये कहते हैं। भगत सिंह उस झंडे से ऊंचा है। भगत सिंह सारी दुनिया का है, मार्क्स सारी दुनिया के थे। भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, मार्क्स भी अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स के शिष्य थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने ही सर्वप्रथम इस बात को विश्लेषण करके बताया कि पूंजीपति कैसे बनते हैं और वो मजदूरों का शोषण कैसे करते हैं और मुनाफा कहाँ से आता है। यही बात सारी दुनिया में मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, कम्युनिज्म के नाम से जानी जाती है। और मार्क्स ने बताया कि अगर आप दुनिया भर से शोषण हटाना चाहते हो तो उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना होगा। निजी उत्पादन के अगर अंबानी के पास सारे साधन रहेंगे तो बाकी मजदूरों को उसके यहाँ काम करना पड़ेगा। अडानी के पास देश के बहुत साधन इकट्ठे हो जाएंगे तो जिनके पास साधन नहीं है तो अडानी का नौकरी करनी पड़ेगी और वो उसका शोषण करेगा काम करने की प्रक्रिया में। इस बात को कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले अपने विश्लेषण में, अपने विज्ञान में समझाया। और भगत सिंह बार बार कहे कि हम कार्ल मार्क्स के शिष्य हैं और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार ही हम देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को रचना चाहते हैं जिसमें कोई शोषण ना हो, मानव द्वारा मानव का शोषण ना हो। इसको कम्युनिज्म कहा जाता है, इस विचारधारा को, जिसको भगत सिंह मानते थे। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, वो नास्तिक थे। वो ये नहीं मानते थे कोई ईश्वर है जिसने सृष्टि रचाई है और लोगों के दुख सुखों का लिए वो जिम्मेदार है और गरीबी अमीरी ईश्वर की तरफ से आती है पिछले जन्मों के कर्मों के फल से। भगत सिंह ने इस बात को उधेड़ दिया, इस बात का पर्दाफाश कर दिया कि ये बकवास है कि जो लोग यहाँ गरीब हैं, जो लोग यहाँ दुखिया हैं, जो वंचित हैं, जिनको खाने पीने को नहीं मिलता है, या जो पूरी तरह से सामाजिक रूप से दलित हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण से हैं। भगत सिंह ने इसके ऊपर बहुत गहराई से लिखा। उनकी पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों, जेल में लिखी उन्होंने, और कहा कि यहीं के लोग मानव द्वारा मानव का शोषण है। ऊपर से कहीं ईश्वर कोई किस्मत तय नहीं करता है किसी की, कि किसी की किस्मत में तो कारखाने लिख दिए, बड़े बड़े जमीनें लिख दिए, बड़ी बड़ी खदानें लिख दी, और किसी की किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा।
एक चवन्नी भी नहीं लिखी, काम करके जाएगा तो मिलेगी, ये लिख दिया। इसलिए भगत सिंह ने कहा ये सही नहीं है। भगत सिंह पूर्णतः ईश्वर को नकारते थे कि ईश्वर को मत लाओ बीच में, ना कोई ईश्वर है जो ऐसा कर रहा है और इसको मत लाओ। अभी पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी 9 फरवरी को एक इंटरव्यू दे रहे थे, यानी कि 10 फरवरी को पहला चुनाव था। जो ये चुनाव हुए हैं यूपी में, पंजाब में, आपके उत्तराखंड में, मणिपुर में, 5 जगह चुनाव हुए हैं, गोवा में, ये 5 चुनाव 10 फरवरी से शुरू हुए हैं। 10 फरवरी से पहले चुनाव प्रचार बंद था, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री टीवी पे आकर के राष्ट्रीय एक इंटरव्यू देने लगे, जो सभी टीवियों ने दिखाया। और उसमें चलते चलते उन्होंने एक ऐसी बात कही, उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, कम्युनिज्म जो विचारधारा है, ये बहुत खतरनाक है। ये यूं कहीं शब्द होंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म की विचारधारा पूंजीपतियों के खिलाफ है। कम्युनिज्म ये कहता है पूंजीपति ना रहे समाज में, अगर पूंजीपति नहीं रहेगा तो मजदूर भी नहीं रहेगा, मालिक नहीं रहेगा तो मजदूर भी नहीं रहेगा, और सब इकट्ठे बराबरी पे आ जाएंगे। तो पूंजीपति ना रहे समाज में, कम्युनिज्म अगर ये कहता है, कम्युनिज्म अगर ऐसा समाज चाहता है जिसमें पूंजीपति ना रहे, जिसमें शोषक ना रहे, सभी समानता के साथ हों, सभी बराबरी के दर्जे पर रहें, आपस में किसी का कोई ऐसा रिश्ता ना हो कि ये इसको, ये कमेरा है, ये लुटेरा है, बराबरी का समाज है, ऐसी विचारधारा है। और ये अडानी अंबानी के खिलाफ है। इसलिए मोदी जी ने कहा, आप उस इंटरव्यू को दोबारा सुन सकते हो, कहा ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये बहुत खतरनाक है। जो लोग कम्युनिज्म की विचारधारा को इतना खतरनाक मानते हैं और वो फिर दावा करते हैं कि भगत सिंह हमारे भी पूज्य हैं, आप सोच लीजिए मायने क्या है कि भगत सिंह को भी स्वीकारना, भगत सिंह की माला माल्यार्पण करना और कहना कम्युनिज्म की विचारधारा बहुत खतरनाक है। तो ये कम्युनिज्म की विचारधारा तो भगत सिंह की विचारधारा है। आप भगत सिंह की विचारधारा को बहुत खतरनाक विचारधारा मान रहे हो, यानी कि वो सचेत हैं, उनको पता है कि वास्तव में ये विचारधारा खत्म है। इसको हम कहते हैं वर्ग चेतना। पूंजीपति और उसके नेताओं की वर्ग चेतना इतनी है कि वो अपने वर्ग के हित में जानते हैं कि ये विचारधारा कितनी खतरनाक है। वो भगत सिंह को यूं कहते हैं उनके लोग कि जो लोग भगत सिंह को कहते हैं कम्युनिस्ट थे वो गलत हैं, जो कहते हैं नास्तिक थे। बाबा रामदेव ने भी अपने बैनर पे पीछे लिखा रखा है भगत सिंह। और जब उनसे कहा कि भगत सिंह, एक पत्रकार ने कह दिया कि भगत सिंह तो नास्तिक था, कहते झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। देखिए, यानी कि पूरी तरह से भगत सिंह को मारने का असल में ये साजिश है। भगत सिंह को माला तो पहना दो, उसका इनकलाब जिंदाबाद भी बोल दो, लेकिन उसकी विचारधारा को खतरनाक मान करके उसको दफनाओ, दबा दो उसको। मोदी जी कथनी में कुछ है, करनी में कुछ है। दूसरी पार्टियों को सबको क्या कहेंगे, कांग्रेस को हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या तो शरद पवार की हो, या तो ठाकरे की हो, दूसरी पार्टियों को चाहे वो डीएमके हो और हो, कहते हैं सब वंशवाद है, वंश से चल रही हैं पार्टियां, वंशवाद है ये वंश की पार्टियां हैं, बाप से बेटा, बेटे से उसका बेटा, बेटे से उसका बेटा। कथनी में तो इसकी आलोचना कर रहे हैं, करनी में तो आलोचना कर रहे हैं। और कथनी में क्या कहते हैं कि इस देश का जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है और उसका महानायक राम है, जय श्री राम को बोलना होगा सबको, जय श्री राम। रामचंद्र दशरथ का बेटा था, दशरथ का बाप अज था, अज का कौन था, उसका बेटे से उतरा। मतलब हजारों पीढ़ियां आपको मिलेंगी वंशवाद की, राम की। राम का बाप भी राजा था, राम का बेटे लवकुश राजा बने, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। इधर तो कहते हैं ये वंशवादी लोग हैं, और दूर कहते हैं जय श्री राम, हम राम के अनुयायी हैं, राम हमारा नायक है। राम वंशवादी नहीं था। जो महाभारत का युद्ध कहते हैं लड़ा गया इसी भूमि पर, क्या वो वंशवाद के कारण से युद्ध नहीं लड़ा गया? क्या वो वंशवाद की लड़ाई नहीं थी? क्या वो डेमोक्रेसी की लड़ाई थी? वो तो वंशवाद की लड़ाई थी। तो वंशवाद तो आपके जो है क्या नाम दिमाग का हिस्सा है,
राम राज्य की आप बात करते हैं। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें भगत सिंह के सपनों का भारत चाहिए। हमें ऐसा राज्य चाहिए, ऐसा देश चाहिए, ऐसा समाज चाहिए जो भगत सिंह के सपनों का हो, राम राज्य नहीं। उधर से आप देखिए पंजाब में ये जीत गए, आम आदमी पार्टी। कैसे जीते? क्योंकि कांग्रेस से लोग निराश हैं, बहुत दिन देख लिया। बीजेपी से निराश हैं, बहुत दिन देख लिया, मिला नहीं कुछ। तो लोग ट्राई कर रहे हैं कि शायद यही है कोई समस्या का समाधान। एक दो चुनाव के बाद देखेंगे यहाँ भी नहीं है, फिर कोई और आएगा नीचे से, फिर वो कहेगा। यानी कि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर बने भगवंत मान, बनते ही उन्होंने एक बात कही कि हर दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में 2 ही फोटो लगेंगे। एक तो भगत सिंह का लगेगा, एक भीमराव अंबेडकर का लगेगा, बाबा साहब का लगेगा। और दोनों की विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है, दोनों की विचारधाराओं से रत्ती भर भी बात नहीं है। भगत सिंह का तो मैंने आपको बता दिया कि भगत सिंह जो है क्या नाम, तिरंगे झंडे से आगे थे और वो मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि थे। आज मजदूर वर्ग के खिलाफ कितने कानून पास हमारे साथी पाल सिंह जी ने रखा कि मजदूरों के हित में जो पहले कानून थे उनको सबको मजदूरों से छीन लिया। वो न हड़ताल कर सकते, न अपनी यूनियन बना सकते, किसी प्रकार भी जो है क्या नाम वो अपने हक के लिए लड़ाई के लिए कानून थे उनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मजदूरों के लिए केजरीवाल को लड़ना चाहिए, लड़े नहीं। अगर भगत सिंह को मानते हैं तो इन कानूनों के खिलाफ लड़ना चाहिए, कम से कम इनकी निंदा करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मजदूरों के अधिकारों के तो दुश्मन हो तुम। आप पूंजीपतियों के साथ खड़े हो, आप इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ खड़े हो जिनके फेवर में ये कानून बनाए जा रहे हैं। सीधा सीधी पता चलता है कि भगत सिंह के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा में नॉमिनेट कर रहे हो अपने ऐसे लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनका कोई लेना नहीं मजदूरों से, दलितों से। और आप कहते हो कि एक तरफ फोटो लगेगी अंबेडकर की, एक तरफ लगेगी भगत सिंह की। आज वो 23 मार्च है, भगवंत मान वहाँ गए हैं फूल चढ़ाने के लिए हुसैनीवाड़ा में उनकी समाधियों पे। एक चीज़ का तो मैं ये कहूँगा कि जैसे चाहे कोई तिरंगा चढ़ाने के लिए आए हमारे स्टैचू पे, या कोई कहे भगत सिंह का फ़ोटो लगाओ, हालांकि फ़ोटो भी वो एक ऐसा लगा रहे हैं जो भगत सिंह का कोई फ़ोटो ऑथेंटिक नहीं है। जो फ़ोटो वो लगा रहे हैं भगत सिंह का कोई फ़ोटो नहीं है खींचा हुआ। भगत सिंह के सिर्फ 4 फ़ोटो हैं खींचे हुए। एक तो वो हैट वाला है, एक वो मंजी पे बैठे हैं लाहौर के किसी किले में, डीएसपी से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रखे थे वो। तीसरा फ़ोटो उनका एक बचपन का है, सफ़ेद पगड़ी है उसमें भी। और चौथा फ़ोटो उनका एक और है। मतलब जो फ़ोटो लगा रहे हैं वो कोई प्रमाणिक फ़ोटो नहीं है। ये जो सारा पंजाब को बसंती कलर की फ़ोटो भगत सिंह ने कभी नहीं पहनी नाटक में। वो एक नाटक की फ़ोटो है, कभी भी बसंती कलर की फ़ोटो नहीं पहनी। तो एक तरफ वो लगाते हैं कि भारत माता की जय, एक तरफ कर कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। यानी कि दोनों को मैंने आपको दिखाया कि कोई मेल नहीं है, और ये बात ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। बिल्कुल उलट बात है। दूसरा कह रहे हैं कि अंबेडकर का फ़ोटो लगेगा। अंबेडकर की कौन सी बात मानते हो आप? अंबेडकर की कौन सी बात मानते हो आप? आप अंबेडकर की ये बात बताओ, विचारधारा में अंबेडकर ने मनुवाद का विरोध किया, मनुस्मृति का दहन किया। आप कह के ही दिखा दो कि अच्छा काम किया उन्होंने। केजरीवाल इस बात को किसी स्टेज से कह के दिखा दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1927 में मनुस्मृति का दहन कर दिया था, ये एक बहुत बहादुरी का काम था और अच्छा काम था। वो कह के दिखाए, वो नहीं कह सकता। अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, और उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म जो है ये दलितों के लिए, अछूतों के लिए गैस चैम्बर है, इसमें इतनी घुटन है जब कोई ठिकाना नहीं है। ये कहा अंबेडकर ने। केजरीवाल कह के दिखाए, भगवंत मान कह के दिखाए कि हिंदू धर्म दलितों के लिए गैस चैम्बर है, कह के दिखाए।
अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, इसमें वर्ण हैं, इसमें जातियां हैं, सबसे ऊपर कौन है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, ये नीच से नीच, नीच से नीच, पता नहीं कहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती हैं ये। मैं ऐसे धर्म में पैदा तो जरूर हुआ क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। और हिंदू धर्म को उन्होंने त्याग दिया। वो हिंदू राष्ट्र के विरोध थे, वो हिंदुत्व के भी विरोध में थे। जो ये मोदी और ये आरएसएस वाले हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दलित इनके साथ नहीं थे। दलितों के विरोध में ये बात, हिंदुत्व की बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग भी कर दिया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर की दीक्षा भूमि में। केजरीवाल जरा इसकी ये बात कह के तो दिखाए। भगत सिंह कहते थे ईश्वर नहीं है, मंदिर और मस्जिद ये लोगों को लड़वाने के लिए, धर्म ने लोगों को लड़वा दिया है, मरवा दिया आपस में। हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, धर्मनिरपेक्षता चाहिए, मतलब कि किसी भी धर्म को हम सरकार ना माने और जिसको मानना है अपना अपना धर्म मान ले, धर्म को बीच में ना लाओ राजनीति में। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? मोदी अपनी जो है ना क्या नाम शैव बन करके अपना चंदन से माथा रगड़ते हैं, केजरीवाल अपने हनुमान चालीसा और जो है ना क्या नाम गदा उठाते हैं, रोज मंदिरों में जाते हैं, सभी में जाते हैं। मतलब तमाशा क्या बना रखा है तुमने? तुम कौन से धर्म को मानते हो? किसको मानते हो तुम? जहां बात आती है मुसलमानों पे अत्याचार की, केजरीवाल वहां चुप रहता है। मतलब जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व कर रही है, हिंदुत्व ना कह करके उसकी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। दिल्ली में जो है ना क्या नाम, जो शाहीन बाग का आंदोलन था, जिसने रास्ता दिखाया, किसान आंदोलन में महिलाओं ने माना कि हमें रास्ता शाहीन बाग से मिला है, और शाहीन बाग के आंदोलन को जाके नहीं देखा, सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जो दिल्ली में दंगा हुआ, दंगे के नाम से मुसलमानों को जो है ना क्या नाम पाठ पढ़ाया गया, उसकी निंदा नहीं करी केजरीवाल। सारे जितने मुकदमे कोर्टों में आए हैं, कोर्ट में जजों ने कहा है कि ये क्या कर रखा है, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर रखी है। केजरीवाल जानते बूझते चुप रहे और कहते हैं भगत सिंह और मैं तो अंबेडकर का अनुयायी हूँ, उन्हीं की फोटो लगेगी। मतलब कितना पाखंड है ये। भगत सिंह तो पाखंड से बहुत घृणा करते थे। कथनी और करनी भगत सिंह की एक थी। भगत सिंह का एक एक क्षण, एक एक पल देखोगे, उनकी कथनी और करनी एक थी। भगत सिंह तो जब उनको कहा गया कि आपको फांसी के तख्ते पर जाना है, अब उस वक्त वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये संदेश था उनका देश के युवाओं को कि आप मार्क्सवाद का अध्ययन करो, आप लेनिन का अध्ययन करो। ये वैसे बात नहीं थी उनकी, ये उनका संदेश था देश के युवाओं को कि आप लेनिन को जानो, आप मार्क्स को जानो, मार्क्सवाद को जानो। और जब जाते हुए एक जेलर थे वहाँ, चतर सिंह, उन्होंने भगत सिंह को कहा कि भगत सिंह आप नास्तिक हो, मुझे पता है रब विच तुहाडा कोई विश्वास नहीं हो, मैनू पता है, पर जाते जाते कहते हैं मेरी इच्छा पूरी कर दे, ये गुटका है, आप इसका पाठ कर लो। और जो है ना क्या नाम फांसी के फंदे पर जाने से पहले उन्होंने उनको बड़े सम्मान के साथ इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में भी जब उनको पता है कि आधे घंटे में प्राण जाएंगे, उन्होंने कहा कि जेलर साहब मैं ये कर देता काम, लेकिन मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैंने आपके सम्मान के लिए किया था ये, मैं आध घंटे के अंदर मैं जीवन लीला समाप्त होगी और फिर लोग कहेंगे कि मरने के डर से भगत सिंह भी डर गया था, अंत में तो रब को मान के गया। लोग ये कहेंगे, मुझे कायर कहेंगे, बुज़दिल कहेंगे, मैं ये आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। और केजरीवाल कहाँ हैं आसपास? वोटों के लिए वो मंदिर मंदिर में जाते हैं, वो हनुमान की गदा उठाते हैं और वो कहते हैं भगत सिंह के अनुयायी हम। आप तुलना करके देख सकते हैं कि कितना तफरका है, कितना भेद है। भगत सिंह को वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अंबेडकर को वो वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भगत सिंह कहाँ और आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ, यही दुख का विषय है। क्योंकि आज लोग मेरे को भी ये कह रहे हैं कि देखो कामरेड, आपका तो बहुत सारा काम हो गया पंजाब में, तो कहते हैं भगत सिंह के लोग आ गए, उनका शासन हो गया, अब तो आप खुश हैं ना। मतलब क्या कहें कि पंजाब में तो इनकलाब आ गया, भगत सिंह के वारिस आ गए।
भगत सिंह के वारिस कौन हैं, ये इस पे लिखा है गत्ते पे, ये सामने जो रखा है। जब भगत सिंह जेल में थे, लाहौर जेल में थे, वहाँ गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे बाबा सोहन सिंह भकना, वो भी वहाँ कारावास काट रहे थे। तो कई दिन से जब कोई भगत सिंह को मिलने के लिए आया नहीं, असलियत ये थी कि मिलने किसी ने दिया नहीं, दादा को, दादी को और उनके चाचियों को। बाद में जब अनुमति देने लगे कि सिर्फ नज़दीकी ब्लड रिलेशन, माँ बाप ही जा सकते हैं, दादा दादी में जाते, सब ने इनकार कर दिया था और सुखदेव राजगुरु के भी नहीं गए थे मिलने के लिए। तो सोहन सिंह भकना ने कहा कि आपके कोई रिश्तेदार आए नहीं मिलन। तो भगत सिंह ने कहा कि बाबा हमारे कौन रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार या तो खुदीराम बोस जैसे लोग थे, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस जैसे लोग थे जो चले गए, और या फिर आप हैं जिनसे हमें यहाँ प्रेरणा मिल रही है, या फिर वो लोग होंगे कि जिस खून पसीने से हमने इस मिट्टी को सींचा है, इसको, इस उर्वरा भूमि को आगे बढ़ाएंगे, हमारे झंडे को आगे उठाएंगे। जो लोग हमारे झंडे को उठाएंगे और हमारे मार्ग पर चलेंगे, हमारे विचारों को कार्य रूप में परिणत करेंगे, वही हमारे सच्चे वारिस होंगे। कहाँ ठहरते हैं केजरीवाल और भगवंत मान उनकी इस कसौटी पर? कहीं है कोई लेना देना है, कोई मेल है? इसलिए साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक सोचने का दिन है, बड़ा गंभीर दिवस है। भगत सिंह मजदूरों के प्रतिनिधि थे, वो मेहनत कशों के प्रतिनिधि थे, वो गरीबों के प्रतिनिधि थे, वो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि नहीं थे। उन्होंने यही नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। इसके अर्थ भी बताए। इसका अर्थ है मानव द्वारा मानव का शोषण खत्म हो। जब आप इनकलाब जिंदाबाद कहते हो तो उसका अर्थ है मानव द्वारा मानव का शोषण खत्म हो। उसका अर्थ है देश में और समाज में, दुनिया भर में पूंजीपति ना रहें, सारा समानता हो, साम्यवाद आए, ये उसका अर्थ है। ये तो कहीं आसपास भी नहीं है। नाम लेकर के आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की, और ये इसमें 5 साल 10 साल फिर लग जाएंगे पंजाब के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी कि हम फिर ठगे गए। हमारे सामने एक ही रास्ता है। हमने बहुत सब्जबाग दिखाने वाले देख लिए, बहुत सरकारें देख ली, बहुत कुछ देख लिया। वो भूखी जनता को 5 किलो अनाज दे करके और अपना गुणगान करते हैं, कहते हैं मैंने जो है ना इतना भोजन खिलाया, इतना दान दिया है, इतना अनाज दिया है। वो इसी पे ही बहुत अपनी डुगडुगी बजाते हैं और राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को उठा के राजनीति कर रहे हैं। अब वो कश्मीर फाइल्स के नाम से कहते हैं 1990 में कश्मीर के पंडितों पे कितना अत्याचार हुआ। अब एक फिल्म बनाई है और कहते हैं, अब वो फिल्म खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब ये सच सामने आया है। जितना जो कुछ हुआ है उसको फिल्म में सही सही नहीं रखा गया है। और 1990 में 19 जनवरी को कश्मीर से लाखों पंडितों का पलायन हुआ है डर की भावना से। खुद वहाँ जो सरकार थी, जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा भी हमारे बस की बात नहीं आपको बचाना, निकल जाओ। कई लाख पंडित लोग वहाँ से निकले। लेकिन उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार को भाजपा का समर्थन था। इनके भी 80-85 एमपी थे, बाहर से समर्थन था। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और भाजपा उसको समर्थन दे रही थी। भाजपा के सामने ये बात हुआ, उनकी सरकार के सामने ये बात हुई कि लाखों कश्मीरी पंडितों को वहाँ से उजड़ना पड़ा अपने घर से, और इन्होंने वहाँ उस वक्त कोई फौज नहीं भेजी कि भाई कंट्रोल करो, और ना ही सरकार को दबाव दिया, और इतना भी नहीं कि अपना समर्थन वापस ले लें सरकार से कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ कश्मीरी पंडित उजड़ रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, हम आपको समर्थन वापस लेते हैं। ये भी नहीं किया। आज जो मोदी अपने टसवे बहाते हैं और हिंदुओं के ये रहनुमा और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, उस वक्त तो इनकी सरकार थी, इनका गवर्नर था, राष्ट्रपति शासन था, जगमोहन इनका आदमी था।
इन्होंने सरकार से अपना वापिस तक नहीं लिया समर्थन, सरकार चलती रही। बाद में जब जो है ना क्या नाम मंडल कमंडल मोदी जो आपके इनके अडवाणी हैं, उन्होंने रथ यात्रा की, उस रथ यात्रा में लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और इधर से जो है ना क्या नाम वो कमंडल वाला इशू, मंडल वाला जो आरक्षण वाला इशू उठा दिया। कर्फ्यू लगा था, 1989 की बात है, 90 की बात है, ये उसके बाद की बात है। यहाँ भी कर्फ्यू लगा था, जो उस उम्र के हैं उनको पता है होगा कि कुरुक्षेत्र में भी मिलिट्री का रहा, 4 दिन तक खिड़कियों से नहीं झांक सकते थे। तब जो है ना क्या नाम समर्थन वापस लिया कि अडवाणी को गिरफ्तार क्यों किया। समर्थन वापस तब लिया प्राइम मिनिस्टर से, जब नहीं लिया जब कश्मीरी पंडितों को उजड़ रहे थे। हर जुल्म कश्मीरी पंडितों पे, जितने भी वहाँ 24 कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 26 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मोदी की सरकार में भी कश्मीरी पंडितों के ऊपर वहाँ गोली चली, मोदी सरकार थी। ये बताएं कि किस बात के लिए तुम ये कश्मीर फाइल दिखा रहे हो, ये फिल्म से दिखा करके तुम भड़का रहे हो। अरे तुम तो सरकार में थे उस वक्त, तुमने तो सरकार से समर्थन भी वापस नहीं लिया, तुम्हारा गवर्नर था वहां, और तुम कश्मीरी पंडितों पे आज ये बात कहते हो। और 7-8 साल हो गए हैं आपको बैठे, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? खुद कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं कि हमारे लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो देख रहे हैं कुछ नहीं किया। वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। लोगों को चीजें याद नहीं है, कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार था, ये सब तो लोग दिमाग में रखते नहीं। आज सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगती है, वहाँ जो है ना क्या नाम कोई भड़काव में आकर के वहाँ कत्लेआम का नारा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं फिल्म को देख करके। ये सारी चीज़ें वोट पॉलिटिक्स है। अब मोदी ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के हिंदू भावनाओं को लगातार भड़काए रखो किसी न किसी तरह से, चाहे रोजगार मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, आप महंगाई का भी जो है क्या नाम विरोध नहीं कर सकें, कुछ भी ना कर सकें। आपके लिए तो सिर्फ इतना है, दिखा दो। यूपी में सिर्फ क्या किया, यूपी में तो यही किया इन्होंने यूपी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जीत सकते थे, लेकिन मायावती ने अपनी राजनीति में जो है क्या नाम इनके पलड़े में झाड़ दिया। मायावती का एक एमएलए जीता यूपी में, कहाँ गए वोट? बोलने को कहते हैं कि हमारे तो सपा के पास गए हैं, अखिलेश यादव के पास गए हैं, झूठ है ये बात। आपने नीचे नीचे मोदी को वोट दिलवाया। मोदी जीत नहीं सकते थे इतनी सीटों से, बहुत सीटें हैं वहाँ, 100 सीटें हैं जिसमें 5000 के गैप से जीत रहे हैं। मायावती अगर इलेक्शन लड़ती अपनी पूरी तन्मयता के साथ तो वो वोट उसके पास ना आ जाते हैं। ये सरकार जीत नहीं सकती थी। आज देश में मजदूर आंदोलन की क्या दशा है, दलित आंदोलन की क्या दशा है, आप इसको देख सकते हैं। मायावती के बहाने, मायावती के नेतृत्व में, या तो रामदास अठावले के नेतृत्व में, रामविलास पासवान के बेटे के नेतृत्व में ये आंदोलन चलने वाले नहीं हैं। इसका एंड है। अब कोई नया आएगा, वो फिर दौलत का शिकार हो जाएगा, वो वही बात करेगा। मायावती तो दौलत की मोह में फंसी हुई है। मायावती तो दौलत के कारण से जो है ना क्या नाम ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से आवाज़ नहीं उठाती है। और जो भी इस राजनीति में आएगा वो धन इकट्ठा करने में लग जाएगा, वो क्रांतिकारी चरित्र लेकर के नहीं आता है। इसलिए साथियों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश के मजदूरों और दलितों और महिलाओं और किसानों के सामने सिर्फ एक ही रहनुमा है, वो है भगत सिंह। भगत सिंह के ही रास्ते हमारा मुक्ति हो सकती है, मजदूरों की, दलितों की, महिलाओं की, किसानों की। और उसी मुक्ति के लिए हम प्रयास करें, उसी मुक्ति के लिए हम आगे बढ़ें, हम अपने संगठन को बढ़ाएं, भगत सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा जानें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और जितना षड्यंत्र इस देश में आज चल रहा है, देश के मजदूरों किसानों की एकता को तोड़ने का, फाड़ने का, उनके नाक में दम करने का, उससे चौकस रहें। उसको एक ही ताकत है कि हम नीचे नीचे धीरे धीरे, कोई हमारे पास टीवी चैनल नहीं है, कोई हमारे पास कोई ऐसा आकाशवाणी नहीं है कि हम सारे देश के लोगों को एक साथ, सोशल मीडिया है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज इस दिवस